हेलो, मेरा नाम नीलेश भारद्वाज है और मैंने बिहार न्यायिक सेवा 2019 में 61वां रैंक प्राप्त किया है। और आज मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक के ज़रिए आपको अपने प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी बताऊंगा और हम कैसे किसी प्रीलिम एग्ज़ाम को 2 महीने के स्पैन में क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैंने BBA LLB प्रोग्राम 2018 में विवेकानंदा इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़, जो कि गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी नई दिल्ली से एफिलिएटेड है, वहाँ से किया और मैं इस प्रोग्राम का गोल्ड मेडलिस्ट भी बना। इसके बाद जुलाई 2018 में मैंने एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया और मैंने उनके ही मार्गदर्शन में अपनी तैयारी की। तो मैं आपको बताता हूँ हम इसकी स्ट्रैटेजी कैसे करेंगे प्रीलिम्स के लिए। उससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि मैंने आज तक 6 प्रीलिम्स दिए हैं। मैं 3 में पास हुआ हूँ और 3 में फ़ेल हुआ हूँ। तो इसके कहने का मतलब ये है कि प्रीलिम्स बहुत हम्बलिंग एग्ज़ाम है। एक बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट भी इसमें फ़ेल कर सकता है, बट अगर आप एक राइट अप्रोच रखोगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। स्टार्टिंग के फेजेस में मैंने राइट अप्रोच नहीं रखा, इसलिए मैंने सफ़र किया है, बट अब अप्रोचेस को करेक्टली रख के मैंने अभी तक दिल्ली का प्रीलिम्स, बिहार का प्रीलिम्स और यूपी का प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, जिन तीनों में बहुत डिफरेंसेस कह सकते हो आप स्ट्रैटेजी के लिए है। लेकिन हमारा एक ही स्ट्रैटेजी होगा और वो है 5 डायमेंशनल अप्रोच। हमारा 5 डायमेंशनल अप्रोच क्या होगा? सबसे पहले बेयर एक्ट ओरिएंटेड रीडिंग। हम बेयर एक्ट को पढ़ेंगे और बेयर एक्ट का सबसे पहले हम स्कीम देखेंगे कि चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि कितने चैप्टर्स हैं इस एक्ट में। जैसे TPA में आया था कि व्हाट इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ TPA इन बिहार जुडिशरी, प्रीलिम का जो एग्ज़ाम था उसमें ये क्वेश्चन था। साथ ही साथ बेयर एक्ट में आप देखेंगे कि कौन से ईयर में कौन सा अमेंडमेंट आया है। रीसेंट अमेंडमेंट तो ज़रूरी है ही, साथ ही साथ जो आपके बहुत पुराने इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, जैसे कि CRPC में 2005 का अमेंडमेंट, 2006 का अमेंडमेंट, 2009 का अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी तरह IPC में 1983 का अमेंडमेंट भी इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो आप इन सब चीज़ों को नोटिस करोगे और देखोगे कि क्या क्या चेंजेस आए हैं डिफरेंट अमेंडमेंट से, क्योंकि इस तरह से आपको लेजिस्लेटिव ग्रोथ का भी अच्छा एक आइडिया हो जाएगा। जो हमारा दूसरा अप्रोच है 5 डायमेंशनल अप्रोच का है, वो है पास्ट ईयर पेपर को एनालाइज़ करना। पास्ट ईयर पेपर को एनालाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। तो जब तक आप पास्ट ईयर पेपर को सॉल्व नहीं करोगे, आपको नहीं मालूम चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और दूसरा सबसे सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस इसका ये है कि आपको रियलाइज़ करेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो और आप अपने फ्लॉज पे वर्क कर सकते हो। जब मैंने पहली बार ये पेपर सॉल्व किया होगा तो मेरे को डिज़ायरेबल मार्क्स नहीं आया था, फिर मैंने बार बार पढ़ना स्टार्ट किया तो मेरे मार्क्स इम्प्रूव हुए। जो तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट अप्रोच है वो है एक मटेरियल, क्योंकि बिहार में ना या किसी भी स्टेट में फॉर दैट मैटर कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं प्रीलिम्स में। आप इसके लिए कोई भी मटेरियल रीड कर सकते हो। मैंने एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट के मटेरियल पे ही रिलाई किया था। आप उन बुक्स को रिलाई कर सकते हो जो आपकी यूनिवर्सिटी प्रिस्क्राइब करती है। जैसे कि आप CPC के लिए टकवानी पढ़ सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप MP जैन पढ़ सकते हो, VN शुक्ला पढ़ सकते हो, DD बसु पढ़ सकते हो, CRPC के लिए आप रतनलाल धीरज लाल पढ़ सकते हो, एविडेंस के लिए रतनलाल धीरज लाल पढ़ सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप अवतार सिंह या बांग्या पढ़ सकते हो, टॉट के लिए भी आप रतनलाल धीरज लाल पढ़ सकते हो, TPA के लिए आप ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट के लिए पूनम प्रधान सक्सेना किताब पढ़ सकते हो। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप कोई भी बुक पढ़ो, बट वो बुक स्टैंडर्ड होनी चाहिए। आपको सब स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ना है। और आपको कैसे मालूम चलेगा कि स्टैंडर्ड बुक है? वो इस प्रकार मालूम चलेगा कि वो बुक आपकी यूनिवर्सिटी ने प्रिस्क्राइब किया है या नहीं किया है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने प्रिस्क्राइब किया है तो एक डिसेंट बुक ही होगी। तो आप कोई बुक पढ़ें, लेकिन एट द सेम टाइम एक इसके साथ एक क्लॉज है। क्लॉज ये है कि आपको ना ऑथोरिटेटिव बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज सी द सिंपल थिंग इज़ दैट यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू रीड मुल्ला और सरकार और परहैप्स HM Seerve, बिकॉज दीज बुक्स आर नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ. You will be needing it someday across your journey when you'll become a high court judge or maybe Supreme Court judge or when you'll become a very good lawyer. बट अभी आपको उसकी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इसमें स्मार्ट अप्रोच की ज़रूरत है। आपको कम पढ़ना है लेकिन ज़्यादा पढ़ना है एक अच्छे स्ट्रैटेजी के साथ। At last and as I part, I would like to say only one thing. When I was in class 6, I read a quote which said, "In great attempts, it is even glorious to fail." The implication is, when you will read a subject very religiously, it is very much possible that you may not be able to get through here, but something else, something bigger, something better will wait for you. So don't lose your heart, give your best, result will come sooner or later. जो हमारा 4th डायमेंशन अप्रोच है इसी विंग में, वो है केस लॉज की रीडिंग। आपको इसमें लैंडमार्क केसेस तो पढ़ने पड़ेंगे, साथ में रीसेंट केसेस भी। कई बार किसी स्टेट में ऑबिटर डिक्टा भी आता है कि ये ऑबिटर डिक्टा किस केस में था या किस ऑनरेबल जज ने इसको बोला है, तो आपको वो भी नोटिस करना पड़ेगा। इसमें आपके इंपॉर्टेंट ऑबिटर डिक्टास भी आएंगे। कभी कभी इंग्लिश केस भी आते हैं, फॉर एग्जांपल कि स्टॉपल कौन से केस से प्रोपाउंड हुआ था, डिसीट कौन से केस से प्रोपाउंड हुआ था, वैगन माउंट किस पॉइंट पे है।
तो इस टाइप के आपके डिफरेंट क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। आपको रीसेंट केसेस भी करने हैं और लैंडमार्क केसेस भी करने हैं। जो सबसे लास्ट विंग है इस स्ट्रैटेजी का, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होगा, वो है रिपीटेड रिविज़न। आपको बार बार सेम चीज़ को पढ़ना पड़ेगा। सी, टू मेमोराइज अ थिंग यू हैव टू रीड द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन, तो विल हैव टू रीड इट रिपीटेडली विद लॉट ऑफ कॉशन, प्रिकॉशन एंड डेडिकेशन। तो आप इन पाँचों चीज़ों का, इन 5 जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई है, 5 डायमेंशनल स्ट्रैटेजी, आप इसको हमेशा रिलीजियसली फॉलो करो। अब हम बिहार स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बिहार का प्रिलिमिनरी जो होता है 2 पार्ट में बटा होता है, पेपर 1, पेपर 2। इसमें कोई नेगेटिव मार्क नहीं होता। पेपर 1 100 मार्क्स का होता है, पेपर 2 150 मार्क्स का होता है। पेपर फर्स्ट जो है, इट कंसिस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम जनरल नॉलेज, एलिमेंट्री जनरल साइंस एंड करंट अफेयर्स। आप जनरल नॉलेज के लिए ल्यूसेंट रेफर करोगे, जनरल साइंस के लिए आप ल्यूसेंट की एक अलग बुक आती है जनरल साइंस की, वो रेफर करोगे। और जो तीसरा पार्ट है करंट अफेयर्स के लिए, आप उसके लिए कोई भी न्यूज़पेपर एंड कोई भी मैगज़ीन, मंथली मैगज़ीन स्पेसिफिकली आप रेफ़र करना। मैंने द इंडियन एक्सप्रेस रेफ़र किया था। मैं द इंडियन एक्सप्रेस से डेली पॉइंट्स बनाता था और उसको बार बार पढ़ता था, ताकि मेरे को मालूम चले कि इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं और मेरे माइंड में वो हमेशा रिकलेक्शन रहे उन चीज़ों का। जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम कोई भी एक मैगज़ीन पढ़े। मैं प्रतियोगिता दर्पण पढ़ता था और मैं कोशिश करता था कि मैं हमेशा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करूं, ताकि जब मैं दूसरी बारी पढ़ रहा हूं तो मेरे को फिर से उतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़े और मेरी रिवीजन क्विकली हो उस पॉइंट को लेके। तो आप जनरल नॉलेज को इस तरह क्लियर कर सकते हो ईजिली। यह 100 मार्क का पेपर होता है। जो दूसरा पेपर होता है वो होता है लॉ का पेपर। लॉ के जो पेपर है वो 6 हेडिंग्स में बटे हुए हैं। सबसे पहले प्रोसीजरल लॉ, दूसरा जो पेपर है हमारा वो है कॉन्स्टिट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। जो तीसरा सब्जेक्ट है, आई स्टैंड करेक्टेड, इज़ नॉट पेपर बट सब्जेक्ट, जो तीसरा सब्जेक्ट है वो मोहम्मदन हिंदू एंड मुस्लिम लॉ है। जो 4th सब्जेक्ट है वो कॉमर्शियल लॉ है। 5th सब्जेक्ट जो है वो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड लॉ ऑफ टॉट है। जो 6th सब्जेक्ट है वो कंसिस्ट करता है इक्विटी को लेके, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को लेके, ट्रस्ट को और ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट को। तो ये जो 6 सब्जेक्ट्स, ये जो 6 ब्रॉड सब्जेक्ट्स बताए हैं मैंने आपको, ये सब सारे ही पढ़ने पड़ेंगे आपको। और उसी स्ट्रैटेजी से, जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है, आप उसी स्ट्रैटेजी से पढ़ोगे। और अगर आप इन स्ट्रैटेजी को करोगे तो आई एम प्रीटी श्योर यू विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि आप प्रीलिम्स में जितना ज़्यादा मार्क्स लाओगे वो उतना हेल्पफुल होगा आपके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए। तो आप प्रीलिम्स को बहुत सीरियसली लो। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, बट वो प्रीलिम्स में ही नहीं निकल पा रहे हैं। तो प्रीलिम्स इज़ अ वेरी हम्बलिंग एग्ज़ाम। आप बहुत सीरियसली लो इसको। आप बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार रिविज़न करो, और यही तरीका है कि आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर सकते हो। बिहार में यूजुअली जो क्वेश्चंस आते हैं, कुछ तो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि कौन से सेक्शन में क्या कंटेम्पलेटेड है। दूसरी चीज़ें आती हैं कि किस एक्ट से, किस अमेंडिंग एक्ट से ये अमेंडमेंट आया। उसके अलावा आपको केस लॉज ओरिएंटेड भी आते हैं। केस लॉज में आप हमेशा जो लीडिंग ओपिनियन है वो तो आपको देखना ही है, साथ साथ आप कोरम का भी ध्यान रखो कि कौन कौन जजेस थे। इज़ इट अ 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, 9 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, या डिवीज़न बेंच, या फुल बेंच, या इफ़ इट हाई कोर्ट इट विल बी सिंगल जज बट नॉट इन सुप्रीम कोर्ट। तो आपको इन चीज़ों का थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और बिहार में ना लीडिंग इंग्लिश केसेस भी आते हैं, तो आप इंग्लिश केसेस का भी ध्यान रखना। तो बिहार के प्रीलिम्स के लिए जब मैंने बिहार का प्रीलिम्स बस 2 महीने की ही प्रिपरेशन में शायद क्वालिफाई किया है, क्योंकि इससे पहले मैंने मध्य प्रदेश का दिया था, तो उसके बाद मेरे को इतना टाइम नहीं मिला था। बिहार का प्रीलिम्स नवंबर के लास्ट वीक 2018 में हुआ था और ये 2 दिनों में हुआ था। तो एक दिन आपका पेपर जनरल नॉलेज का होता है, एक दिन पेपर लॉ का होता है। तो आप इसी हिसाब से खुद को प्रिपेयर करो और आप बिल्कुल भी जनरल नॉलेज को इग्नोर नहीं करोगे। अगर आप जनरल नॉलेज को इग्नोर करोगे तो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि डिफरेंट स्टेट्स का ना डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। यूपी बिहार में जनरल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और बिहार में जनरल साइंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप इन जो मैंने आपको अप्रोचेस बताई है, आप उसको अच्छे से फॉलो करो। इट विल वेरी हेल्पफुल फॉर यू। एज आई पार्ट, आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ परहैप्स अ कोट which I read when I was in class 6. That is, in great attempts, it is even glorious to fail. The implication is that at many a times when you will give your best, you will not succeed, but you don't have to lose your heart. You have to keep working harder because good things are waiting for you. And at last, I would like to thank Delhi Knowledge Track for covering this video. I am very thankful to them.